हेलो दोस्तों, मेरा नाम साधना। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट क्लासेस साधना त्यागी में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप क्वेश्चंस की, जो सुपर फास्ट तरीके से कराने वाले हैं। तो वीडियो में बने रहिए, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए आज के शिक्षा मनोविज्ञान के टॉप लेवल के क्वेश्चन को हम स्टार्ट करते हैं। आज का अपना पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया है। कभी कभी ऐसे पूछा जाता है कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया है, या फिर इनमें से कौन से मनोवैज्ञानिक है जिन्होंने मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत नहीं दिया है। तो यहाँ पर जो तैयारी होगी आपके टेट, सीटेट, सुपर टेट या फिर किसी आप ऑनलाइन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो इसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो पहला क्वेश्चन है कि मनोविज्ञान का क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया है। यहाँ पर पूछा गया कि किसने दिया है। ठीक है, तो पहला है कुर्ट लेविन, दूसरा है थॉर्नडाइक, तीसरा है वाटसन और चौथा है कि मॉर्गन। ठीक है, क्या है? मॉर्गन है। तो अगर यहाँ पर कुर्ट लेविन की बात करें तो कुर्ट लेविन ने क्या दिया है, तो क्षेत्रवादी सिद्धांत क्या दिया है? क्षेत्रवादी सिद्धांत। क्षेत्रवादी सिद्धांत किसका है? कुर्ट लेविन का है। अगर थॉर्नडाइक की बात की जाए तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसका? तो प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। वाटसन की बात की जाए तो व्यवहारवादी सिद्धांत। तो यहाँ पर हमें पता चल गया ना कि क्षेत्रवादी सिद्धांत किसने दिया है, तो कुर्ट लेविन ने दिया है। यहाँ पर पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। क्षेत्रवादी सिद्धांत दिए हैं कुर्ट लेविन जी ने। ठीक, क्वेश्चन नंबर दूसरा है कि पढ़ने में अक्षम बच्चे किस विकार के अंतर्गत आते हैं। यदि बच्चे जो है पढ़ नहीं पा रहे हैं, वो बी को डी पढ़ रहे हैं, तो उनमें क्या अक्षम है, क्या अशक्तता है, किसके कारण वो नहीं पढ़ पा रहे हैं। डिसलेक्सिया है, डिस्ग्राफिया है, डिसकैलकुलिया है, या फिर ए बी दोनों है। ठीक है, या फिर इनमें से सभी हैं। किस विकार के अंतर्गत आते हैं? अगर बच्चे क्या हैं, पढ़ने में अक्षम हैं, उनको ऐसा नहीं कह सकते पढ़ना नहीं आ रहा है, वो पढ़ नहीं, समझ नहीं पा रहे हैं कि क्या उसमें है। ठीक है, बी है या फिर डी है, दोनों में कंफ्यूज है। तो वो आ जाएंगे। डिसग्राफिया की बात करें तो क्या हो जाएगा? डिसग्राफिया होता है लिखने संबंधी विकार। क्या होता है? लिखने संबंधी विकार। और पढ़ने संबंधी विकार होता है डिसलेक्सिया। और ए भी दोनों होगा नहीं, क्योंकि ए भी दोनों में से बी सही। तो यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प जो होगा वो सही हो जाएगा। यदि पढ़ने में बच्चा अक्षम है, असक्तता है उसके, तो वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि दृष्टिबाधित बच्चों को किस माध्यम से पढ़ाना चाहिए। दृष्टिबाधित का मतलब समझ रहे? दृष्टि का मतलब होता है आँख, जिसको बोलते हैं नयन। दृष्टि का मतलब होता है आँख, और बाधित का मतलब होता है कि अक्षम। यदि जो है उनको दिखाई नहीं देता है, यानी कि दृष्टि बाधित, दृष्टि से आँख से उनको दिखाई नहीं देता है, जिनको आँख से दिखाई नहीं देता उसी को बोलते हैं दृष्टि बाधित। और श्रवण बाधित किसको बोलते हैं? तो जिसको जो है कानों से सुनाई नहीं देता उसको बोलते हैं श्रवण बाधित। तो यहाँ पर क्या पूछा गया? यहाँ पर पूछा गया है कि दृष्टि बाधित बच्चों को किस माध्यम से पढ़ाना चाहिए। यदि बच्चा देख नहीं सकता, उसके जो नेत्रहीन, नेत्र से दिखाई नहीं दे रहा है, उसको हम किस माध्यम से पढ़ाएंगे, किस माध्यम से उसको पढ़ाएं कि उसको अच्छे से समझ में आ जाए। तो पहला विकल्प यहाँ पर होगा संकेतों द्वारा पढ़ाएं, दूसरा विकल्प होगा कि यंत्र द्वारा पढ़ाएं, तीसरा विकल्प होगा कि ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाएं, और चौथा विकल्प होगा उपयुक्त सभी द्वारा उसको पढ़ाएं। सिंपल सी बात है, अगर बच्चे को दिखाई नहीं देता है तो हम उसको संकेतों द्वारा नहीं पढ़ा सकते, क्योंकि अगर उसको सुनाई नहीं देता तब उसको हम संकेतों द्वारा, इशारों द्वारा पढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर उसको दिखाई नहीं देता है तो हम उसको संकेत करेंगे, तो वो कैसे समझ पाएगा कि हमें कौन संकेत कर रहा है या फिर हमारे सामने कौन खड़ा है। ठीक, दूसरा हो यंत्र द्वारा। अगर उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो हम किसी भी यंत्र का प्रयोग कर लें, उसके माने जीरो है। ठीक, दूसरा है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि क्या होता है? ब्रेल लिपि में होते हैं, ब्रेल लिपि में क्या होता है कि ब्रेल लिपि में उभरे बिंदु होते हैं, ऐसे जो बिंदु होंगे वो थोड़ा उभरे होंगे कागज पे, और उसको बच्चा क्या होगा, टच करेगा, और टच के माध्यम से वो समझ जाएगा कि 1 है कि 2 है, क्या लिखा है। ठीक है, तो उसको हम किस द्वारा पढ़ाएंगे? उसको ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाएंगे। ठीक है, ब्रेल लिपि में कितनी बिंदु होती हैं? तो 6 बिंदु होती हैं। ठीक, अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दो। अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करना, जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि पुनर्वलन के जनक कौन है। यहाँ पर आप देखिएगा कि पुनर्वलन के जनक पूछा जाता है और पुनर्वलन
शब्द का प्रयोग किसने किए, ये पूछा जाता है। पुनर्बलन के ऐसे थोड़ी ना आ गया कि पुनर्बलन यहाँ पर शब्द आ गया। पुनर्बलन शब्द का प्रयोग किसने किया, ये भी आप इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और पुनर्बलन के जनक पूछा जाता है कि कौन है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि पुनर्बलन के जनक कौन है। तो पहला ऑप्शन है मिस्टर क्लार्क हल, दूसरा ऑप्शन है स्किनर, तीसरा ऑप्शन है पियाजे और चौथा ऑप्शन है कि इनमें से कोई नहीं। तो पुनर्बलन के जनक हैं मिस्टर क्लार्क हल। ठीक, अगर यहाँ पर जनक की जगह यहाँ पर पूछा जाता पुनर्बलन शब्द के जनक, अगर यहाँ पर शब्द जोड़ दिया जाता है कि पुनर्बलन शब्द के जनक, तो हो जाते आपके स्किनर। कौन हो जाता है, स्किनर, क्योंकि पुनर्बलन शब्द के जनक है स्किनर। और अगर जनक की बात की जाए कि पुनर्बलन के जनक कौन है, तो वो है मिस्टर क्लार्क हल। तो आप इसको पुनर्बलन कैसे याद करोगे, हल से। क्लार्क हल कैसे याद करोगे कि अगर आप क्या चलाते हो, हल चलाते हो ना, जब हल चलाते हो उसमें क्या लगता है, बल लगता है, और जब बल लगता है तो पुनर्बलन के जनक कौन है, मिस्टर क्लार्क हल। ठीक, समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प हम लॉक करेंगे, जनक पूछा गया है तो हम मिस्टर क्लार्क हल लॉक करेंगे। अगर इस क्या पूछा जाए, अगर शब्द पूछा जाए तो हम स्किनर को लॉक करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है कि बाल अध्ययन के जनक कौन है, बाल अध्ययन, बालकों का अध्ययन, बाल अध्ययन के जनक कौन है। तो पहला ऑप्शन है थॉर्नडाइक, दूसरा ऑप्शन है स्टर्नेले हॉल और तीसरा ऑप्शन है गाल्टन, चौथा ऑप्शन है कि उपयुक्त सभी। तो बाल अध्ययन के जनक कौन है, यहाँ पर दूसरा विकल्प हम लॉक कर देंगे। स्टर्नेले हॉल जो है, स्टर्नेले हॉल को बाल अध्ययन का जनक कहा जाता है, बाल अध्ययन का पितामह कहा जाता है किसको, तो स्टर्नेले हॉल को। यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है बुद्धि से है, जो कि बुद्धि चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर क्या पूछा गया कि बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ। कभी कभी पूछा जाता है कि किसने किया, बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ और किसने किया। तो पहला ऑप्शन है यहाँ 1884, दूसरा ऑप्शन है 1885, तीसरा ऑप्शन है 1973 और चौथा ऑप्शन है 1975। तो यहाँ पर क्या पूछा गया, बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग कब हुआ, क्या पूछा गया, कब हुआ। अगर कब हुआ की बात की जाए तो दूसरा विकल्प हम लॉक करेंगे, 1885 में हुआ। किसने किया, तो किए हैं फ्रांसिस गाल्टन ने। कौन, फ्रांसिस गाल्टन ने 1885 में सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किया, सर्वप्रथम बुद्धि का प्रयोग किया। ठीक है, यहाँ पर आपका दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि बुद्धि का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसिस गाल्टन ने किया। कब किया, तो 1885 में। क्वेश्चन नंबर 7 है कि 21वीं सदी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार क्या तय हुआ। 21वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का मुख्य आधार क्या तय हुआ। तो पहला है आत्मा का मनोविज्ञान, दूसरा व्यवहार का मनोविज्ञान, तीसरा मन का मनोविज्ञान या फिर चौथा ऑप्शन है कि चेतना का मनोविज्ञान। तो 21वीं सदी जो चल रहा है वर्तमान काल, उसमें जो है मनोविज्ञान का क्या आधार तय हुआ। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा कि व्यवहार का मनोविज्ञान। क्या, व्यवहार का मनोविज्ञान जो है वो 21वीं सदी में तय हुआ, जिसके जनक कौन है, तो वाटसन जी हैं। ठीक, अगर आत्मा की बात करें तो 16वीं सदी में, मन की बात करें तो 17वीं सदी में और चेतना की बात करें तो 18वीं सदी में। ठीक, तो यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक हो जाएगा, दूसरा विकल्प लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है कि बाल्यावस्था की अवधि है, किसकी अवधि, बाल्यावस्था की अवधि पूछा गया कि कहाँ से कहाँ तक होती है, कितने आयु के बच्चों को हम बाल्यावस्था में रखेंगे। तो पहला ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष, दूसरा है 6 से 12 वर्ष, तीसरा 12 से 18 वर्ष और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो पहला ऑप्शन है 0 से 6 वर्ष। तो 0 से 6 वर्ष की जो अवधि होती है वो होती है हमारी शैशवावस्था और 6 से 12 वर्ष होती है हमारी बाल्यावस्था। क्या होती है, बाल्यावस्था। और 12 से 18 वर्ष किशोरावस्था। और हमसे यहाँ पर पूछा क्या गया है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि बाल्यावस्था, तो हम यहाँ पर दूसरा विकल्प लॉक करेंगे 6 से 12 वर्ष। ठीक,
क्वेश्चन नंबर 9 है कि मनोविज्ञान के जनक हैं, मनोविज्ञान के जनक हैं, ठीक। तो पहला ऑप्शन है विलियम जेम्स, दूसरा ऑप्शन है अरस्तु, तीसरा ऑप्शन है प्लेटो, प्लेटो और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं या फिर सभी, सभी यहाँ पर पूछा गया है इनमें से सभी। तो क्या पूछा गया, मनोविज्ञान के जनक। तो यहाँ पर अगर विलियम जेम्स हैं तो यहाँ पर पहला ऑप्शन जो होगा सबसे पहले जो हम टिक करेंगे वो करेंगे विलियम जेम्स को। अगर ऑप्शन में विलियम जेम्स नहीं है तब हम टिक करेंगे अरस्तु को, ठीक है। तो इसमें दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना, अगर विलियम जेम्स या तो ऑप्शन में रहेगा या तो अरस्तु रहेगा, दोनों तो रहेगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प लॉक होगा, विलियम जेम्स, यानी कि पहला विकल्प आपका लॉक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 और लास्ट क्वेश्चन है कि किस काल को बालक की सुनहरी अवस्था कहा जाता है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं कि जो बालक की सुनहरी अवस्था कहा जाता है किस काल को कहा जाता है, गंदी अवस्था कहा जाता है किस काल को कहा जाता है, समूह में रहने की अवस्था कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक। तो क्या पूछा गया, किस काल को बालक की सुनहरी अवस्था कहा जाता है। कौन सी अवस्था पूछा गया, सुनहरी अवस्था कहा जाता है। तो पहला किशोरावस्था, दूसरा बाल्यावस्था, तीसरा प्रौढ़ावस्था और चौथा शैशवावस्था, ठीक है। तो सीखने का जो काल होता है वो होता है शैशवावस्था, और जो सुनहरा काल होता है जिसमें बच्चे समझदार होते हैं, समूह के साथ खेलने लगते हैं, वो उनकी होती है सुनहरा काल, ठीक है। तो यहाँ पर दूसरा विकल्प आपका लॉक हो जाएगा कि बालक की सुनहरी अवस्था कहा जाता है बाल्यावस्था। तो ये थे गाइस 10 क्वेश्चन जो हमने सुपरफास्ट तरीके से कराए आपके मात्र 10 मिनट। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी या फिर लगती है, अगर अच्छी लगे तो लाइक करना, अगर आप सेशन में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करो जिससे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, दिस इज साधना त्यागी एक्सपर्ट क्लासेस।